Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ ऑलरेडी एग्जाम एंड सिलेबस पैटर्न डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यूनिट 1 के अंदर टोटल 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूँगी। उसके बाद आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करो, अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इन वीडियोस को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल नोट ऑन अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ सल्तनत इरा हु हैड कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं पहले ऐसे रूलर हैं इस सल्तनत के जिन्होंने ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया पूरा ही कैप्चर कर लिया था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू सेट अप एन एक्सीलेंट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल रूल, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बनाया था। सेंटर में अलग तरीके से रूल्स बनते थे, फिर सेंटर को डिवाइड किया था, प्रोविंसेस थे और प्रोविंसेस को भी फर्दर डिवाइड किया था विलेजेस को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ के लिए बनाने के लिए। इन द इकोनॉमिक स्फेयर ही हैड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गोडाउन्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स राशनिंग ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम्स। कि इकोनॉमिक स्फेयर यानी रिलेटेड टू मनी, उस सिस्टम को भी चलाने के उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था। उन्होंने गोडाउन्स बनाए थे कि जो भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस किया जा रहा है वो प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स थे बड़े बड़े। उसके बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो भी राशन बांटा जाएगा एमरजेंसी के टाइम में वो किस तरीके से डिवाइड करना है। ही ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन द वेरियस फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस लेके आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। तो उनका जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ही बेहतर था। वन ऑफ द बेस्ट हम सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हैं, उन्होंने क्रिएट किया था। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। अलाउद्दीन बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। अलाउद्दीन बिलीव करते थे किंग के जो राइट्स है वो उसे गॉड ने दिए हैं। फॉर हिम अ किंग वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि किंग जो है वो गॉड के ही इक्वल है। ही हिमसेल्फ वुड डिसाइड व्हाट वाज गुड और बैड फॉर द किंग एंड हिज सिटीजन्स, कि किंग खुद डिसाइड करेंगे कि उनके लिए और उनकी जनता के लिए क्या गलत है और क्या सही है। ही नेवर लाइक द इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि धर्म का उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंटरफेरेंस हो। जब भी वो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे अपने एरिया के लिए तो उसके अंदर रिलीजन जो है वो इंटरफेयर ना हो। अलाउद्दीन अडॉप्टेड अ रिजिड एटीट्यूड टुवर्ड द हिंदूज। अलाउद्दीन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे हिंदूज़ के खिलाफ। हिंदूज़ हैव ओनली वन ऑप्शन, इस्लाम और डेथ। और उस टाइम पे जितने भी हिंदूज़ थे उनकी टेरिटरी के अंदर तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, या तो वो इस्लाम धर्म को अपनाएं या फिर वो उनके लिए डेथ। तो ये इतना ज़्यादा अलाउद्दीन आप कह सकते हो रिजिड थे, स्ट्रिक्ट थे अपने धर्म को लेकर। हेडिंग है राइट्स एंड पावर्स ऑफ द सुल्तान। द सुल्तान एंजॉयड अनबाउंडेड पावर्स एंड प्रिविलेजेस, कि उस टाइम पर जो अलाउद्दीन थे उनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल मिलिट्री पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ सुल्तान। कानून बनाने की, कानून को इम्प्लीमेंट करने की, इंसाफ देने की और मिलिट्री बनाने की, ये सारी की सारी पावर्स सुल्तान के हाथ में होती थी। ही इंजॉयड आर्बिट्री पावर्स इन द मैटर ऑफ पीस एंड वॉर। कब डिक्लेयर करना है कि जो उनकी टेरिटरी है वो दूसरे के साथ वॉर कर रही है और कब जो है पीस कायम करना है, ये भी जो है किंग के हाथ में होता था। ही कुड इन्फोर्स एनी लॉ, वो कोई भी कानून बना सकते हैं। इनफैक्ट हिज ऑर्डर वॉज लॉ, जो भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया वो कानून ही होता था एक तरीके से जितने भी उनके सिटीजन्स हैं। ही वॉज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, तो एक तरह से बोल सकते हो कि वो कंप्लीट तानाशाह थे कि कोई भी कानून किसी भी वक्त बना सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है द सेंट्रल कैबिनेट एंड द अदर हाई ऑफिशियल्स, कि उनकी जो कैबिनेट थी उसके अंदर मेन जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे और उनकी कितनी पावर्स थी। अलाउद्दीन हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कैबिनेट फॉर हिज हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। कानून बनाने के लिए किंग को जो थे बहुत सारे मेंबर्स चाहिए थे, तो उनके कैबिनेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग included थे। The ministers and the high officials were merely helpers who obeyed his orders। तो जितने भी ये मिनिस्टर्स थे या हाई ऑफिसर्स थे ये सिर्फ किंग के हेल्पर्स थे जो किंग के ऑर्डर्स को मानते थे और उनके कहे हुए अकॉर्डिंग
उस डिपार्टमेंट के कानून बनाते थे। इट वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर द सुल्तान टू एक्ट अपॉन देयर सजेशन। अगर किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने किंग को कोई सजेशन दिया है या कुछ चेंज करने के लिए बोला है तो किंग उनकी बात सुनेंगे ज़रूर, बट उस चीज़ को मानना है या नहीं मानना है वो किंग पर है। वो जो सजेशंस हैं वो किंग पर कंपल्सरी नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट है दीवान ए वजारत। प्राइम मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट वॉज नोन एज दीवान ए वजारत। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था किंग का वो दीवान ए वजारत का था, यानी प्राइम मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट के हेड थे। और इस डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन था वो ये था सुपरविजन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं उनको सुपरवाइज करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट है दीवान ए आरिस। दीवान ए आरिस वॉज वॉर मिनिस्टर, कि जो वॉर के टाइम में जो हेड ऑफ द मिनिस्टर रहेंगे वो दीवान ए आरिस होंगे। उनका मेन काम क्या होगा? रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की भर्ती करवाना, गिव देम सैलरीज टू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर राशंस एंड वेपन, उनके लिए राशन प्रोवाइड करना, खाना वगैरह एमरजेंसी के टाइम में, और उनको वेपन्स प्रोवाइड करना। इस डिपार्टमेंट का ये काम था। पॉइंट है दीवान ए इंशा। दिस डिपार्टमेंट डील विद द रॉयल ट्रेजरी, कि जो जितना भी खजाना था किंग का, इस डिपार्टमेंट का ये काम होता था कि उसको मेंटेन करके रखना। और इस डिपार्टमेंट को ट्रेजरी ऑफ सीक्रेट्स, क्योंकि ये जनता जो थी या नॉबल्स थे उनमें ओपन नहीं किया जाता था कितना खजाना है, तो इस डिपार्टमेंट का मेन रेवेन्यू कलेक्ट करना और जो ट्रेजरी है उसका पूरा हिसाब रखना। फोर्थ पॉइंट है दीवान ए रसालत। ही वॉज इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि किस कंट्री के साथ या किस स्टेट के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, इस डिपार्टमेंट का ये काम होता था। फिफ्थ है मीर आरिस। मीर आरिस जो थे, पीपल सेंट देयर पिटिशंस टू द सुल्तान थ्रू हिम, कि लोग जो थे अगर उनको कोई भी अर्जी लगानी है, सुल्तान तक अपनी कोई बात कहनी है, तो पहले वो मीर आरिस को बताएंगे, उसके बाद वो जो उनकी पिटिशंस हैं, उनकी लेटर्स हैं, वो फिर किंग तक पहुंचाएंगे। सिक्स पॉइंट है आमिर कोही। ही वॉज अ हेड ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आमिर कोही के पास थी। सेवन्थ पॉइंट है कोटवाल। हिज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन अ पीस एंड ऑर्डर इन द सिटी। शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखना, ये कोटवाल की ड्यूटी हुआ करती थी। नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि इंसाफ को लेके उस टाइम पे क्या कानून बनाए जाते थे। सुल्तान वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि सुल्तान इस चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर थे कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर बनने चाहिए। हेड ऑफ द कोर्ट वॉज लॉर्ड चीफ जस्टिस। जो कोर्ट के हेड हुआ करते थे वो होते थे लॉर्ड चीफ जस्टिस। उनके अंडर जो थे बहुत सारे काजी और ऑफिसर्स आते थे जो उनके सबऑर्डिनेट लॉर्ड चीफ जस्टिस के नीचे काम किया करते थे। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर वाइल डिलीवरिंग जस्टिस। लोगों को इंसाफ देते वक्त किसी भी अमीर या गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। करप्ट काजीज वर अवॉर्डेड सिवियर पेनाल्टीज। अगर कोई काजी या ऑफिसर इंसाफ देते वक्त कोई रिश्वत लेता है या फिर गलत कानून बनाता है तो उसके लिए सिवियर पेनाल्टीज थी, उस काजी को पनिशमेंट दी जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 11 प्रोविंसेस। अलाउद्दीन ने अपना पूरा जो एम्पायर था उसको 11 प्रोविंसेस में बांट दिया था ताकि वो लोग उस पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन कर सके। जो एक प्रोविंस का हेड होता था वो गवर्नर होते थे। सुल्तान अपॉइंटेड एंड हैड द पावर टू ट्रांसफ़र और डिसमिस हिम। अब जो सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन थे उन्हीं के पास ये पावर थी कि गवर्नर को किस एरिया पे अपॉइंट करना है और किस गवर्नर को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और किस गवर्नर को वहाँ से डिसमिस हटाना है। ये पावर कंप्लीट जो थी ये अलाउद्दीन के पास थी। अब जो ये 11 प्रोविंसेस थे इनके गवर्नर्स का मेन फंक्शन ये होता था, फर्स्ट उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। सेकंड, उस प्रोविंस में अगर इंटरनल रिवोल्ट्स, वहाँ के रहने वाले नागरिक विद्रोह कर रहे हैं या फिर कोई डायनेस्टी बाहर से अटैक कर रही है तो उन कंडीशंस में उस प्रोविंस को बचाना। थर्ड, टू हेल्प इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टू डिपॉजिट इन दी सेंट्रल ट्रेजरी, कि जो लैंड का रेवेन्यू जो टैक्सेस है वो सारा इकट्ठा करना और इकट्ठा करके जो सेंटर का ट्रेजरी है यानी किंग है उसको वो चीज़ें जो है वहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके देना। फोर्थ पॉइंट, ही परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ जस्टिस। इवन जो अपने प्रोविंस के अंदर गवर्नर हैं वो चीफ जस्टिस का यानी लोगों को इंसाफ देने का काम भी करते थे। अब यहाँ पर जो प्रोविंसेस हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं परांगनाज और विलेजेस में। जो परांगनाज होते थे वो
कंट्रोल में होते थे चौधरी के, यानी परांगना का हेड होता था चौधरी, और जो विलेज होता था वो उसके भी नीचे आता था, और विलेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ग्राम पंचायत जो थे वो विलेज लेवल पे जो भी उनके पॉलिसीज़ हैं या उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया करते थे, और जो विलेज का हेड हुआ करता था वो थे पटवारी। नेक्स्ट हेडिंग है पोस्टल सिस्टम। Alauddin had provided an efficient postal system. Barracks or clerks were appointed at every mile who carried the news from one place to another. अब इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अलाउद्दीन ने बहुत ही ब्रिलियंट सिस्टम बना रखा था। उसके लिए उन्होंने बैरिड्स और क्लर्क्स को अपॉइंट भी कर रखा था हर एक माइल पर। बट यहाँ पर जो ये फैसिलिटी थी ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान यानी किंग के लिए थी। पीपल डिड नॉट एंजॉय दिस प्रिविलेज। ये जो स्पेशल पावर थी ये आम जनता के लिए नहीं थी। नेक्स्ट हेडिंग है पुलिस एंड इंटेलिजेंस। द सुल्तान हैड फाउंडेड अ सॉलिड पुलिस स्ट्रक्चर। कोतवाल वाज द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर सुल्तान ने बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस स्ट्रक्चर बना रखा था, यानी पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था। कोतवाल जो थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे। उनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी? पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो पैलेसेस हैं किंग के उसको प्रोटेक्ट करके रखना अगर सुल्तान वहाँ पर नहीं है, टू गिव सजेशंस टू सुल्तान ऑन मेनी इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ और पॉलिसीज़ पे कोतवाल जो थे वो किंग को सजेस्ट किया करते थे। थ्रू नेटवर्क ऑफ द स्पाइस द सुल्तान वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ ईच इंसिडेंट। अब जो स्पाइस थे यानी सीक्रेट एजेंट थे, वो जासूस जो है सुल्तान को हर एक चीज़ की डिटेल दिया करते थे। तो ये सिस्टम जो था इंटेलिजेंस और पुलिस का बहुत स्ट्रांग हुआ करता था अलाउद्दीन के टाइम। लास्ट हेडिंग है मिलिट्री रिफॉर्म्स, कि मिलिट्री में अलाउद्दीन ने क्या क्या चेंजेस किए थे। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी उन्होंने मेंटेन की थी। सेकंड, हॉर्सेस, वेपन्स एंड अदर एसेसरीज वर गिवन टू द सोल्जर्स। सोल्जर्स को जितनी हो सके उतनी फैसिलिटीज़ जो उन्हें चाहिए था, वेपन्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म हो गई, उनका जो फूड जो है राशनिंग है वो सारा का सारा प्रोवाइड किया ताकि जो आर्मी है वो स्ट्रांग हो सके। थर्ड, द सुल्तान बिल्ट न्यू फोर्ट्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड वन। जो नए किले थे वो बनाए आर्मी या सोल्जर्स के लिए, और जो पुराने किले थे उनको रिपेयर करवाया। फोर्थ पॉइंट, सुल्तान पर्सनली लुक आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। आर्मी के जो हेड हैं और जो सोल्जर्स हैं हर एक चीज़ को सुल्तान जो थे पर्सनली चेक किया करते थे कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। नाउ एंड में कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। जैसे कि मैं आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में बोलती हूँ, बिना कंक्लूजन लिखे आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंक्लूड नहीं माना जाता। मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। अदरवाइज़ अगर आपको लाइंस अलग से लर्न नहीं करनी है तो अभी हमने जो भी लाइंस डिस्कस की हैं उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम और सिलेबस पैटर्न की वीडियो में बताया था कि यूनिट 1 में से 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उसमें से मैं ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है बहुत इजी कर चुकी हूँ। एक चैप्टर मैंने यूनिट 1 में से ऑलरेडी छोड़ दिया था शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं चारों के चारों आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो वो रिस्क हो सकता है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप सेफर साइड पे चलो, आपको जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ डिटेल नोट ऑन द एग्रेरियन एंड द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन में हमने ये डिटेल में लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एग्रेरियन मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और मार्केट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए थे। इस क्वेश्चन के अंदर जो इंट्रोडक्शन है और कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप है ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया, आप लाइंस रीड कर लेना, बिल्कुल वैसे ही है। मैं दोबारा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सेम लाइंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग एग्रीकल्चर या मार्केट रिफॉर्म्स लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है लिखने का, क्योंकि आपको 6 to 7 पेजेस कवर करने हैं। एक सिस्टम से लिखोगे तभी आपके इतने पेजेस कवर हो पाएंगे। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप जरूर लिखना, वहाँ पर स्किप मत कर देना इस चीज़ को। नेक्स्ट हेडिंग है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन हैड रियलाइज्ड दैट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इज द बेसिस ऑफ सॉलिड फिजिकल पॉलिसी, कि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए उसका जो रेवेन्यू सिस्टम है उससे रिलेटेड पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उस टाइम पर तो सिर्फ एक ही काम हुआ करता था लोगों का, एग्रीकल्चर। तो उससे रिलेटेड टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने हैं, टैक्सेस कितने लगाने हैं, कौन कलेक्ट करेगा, किंग तक वो कैसे पहुंचेगा, ये सारी की सारी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ही ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अलाउद्दीन ने अपनी जो ये लैंड
लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए थे। अब वो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है पेंशन, स्कॉलरशिप्स एंड चैरिटीज टू द मुस्लिम क्लर्गी वर स्टॉप्ड, लैंड गिवन इन डोनेशन वर कॉन्फिस्केटेड। अब यहाँ पर जितनी भी पेंशन, स्कॉलरशिप या चैरिटी, दान में जो ज़मीनें दी जाती थी मुस्लिम क्लर्गीज़ को, वो बंद कर दी गई और लैंड जो भी डोनेशन में दी गई है उसको वापस ले लिया गया। सेकेंड पॉइंट, ही हैड अपॉइंटेड एबल ऑनेस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जो लैंड से रिलेटेड टैक्स या रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो एबल होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। थर्ड, ही इशूड ऑर्डर्स टू द पटवारीज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फर्टाइल लैंड। पटवारीज जो विलेज के हेड होते हैं उनको ये ऑर्डर दिया कि आपके एरिया में कितनी लैंड फर्टाइल है, मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड वो लोग रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज एनहांस्ड टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, कि जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा ज़मीन से उसको इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि आप अगर टोटल ग्रो कर रहे हो उसका 50% आपको सेंटर में यानी किंग को देना है। फिफ्थ पॉइंट, ही इम्पोज्ड हाउस टैक्स और लैंड टैक्स। उस टाइम पे किंग ने हाउस का टैक्स और जो लैंड पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो ग्रो कर रहे हो, उसका आपको टैक्स जो है किंग को देना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो उन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में किए थे। नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, की रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज़ों में उन्होंने चेंज किया था। फर्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस, सुल्तान कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ डेली नेसेसिटीज़ एंड फिक्स द प्राइस स्केल, कि सुल्तान ने उस टाइम पे जो भी ज़रूरत का सामान था उन सब की जो है प्राइस डिटेल की लिस्ट जो थी वो निकाल ली थी, और लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड गिविंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द नेसेसिटीज़, कि जो व्यापारी हैं वो सामान जो है कितना मैक्सिमम बेच सकते हैं, बट अगर कोई भी ट्रेडर उससे ज़्यादा बेचता है देन उस पर्सन को किंग जो है वो पनिशमेंट देंगे। सो यानी कि वहाँ पे जो नेसेसिटीज़ का सामान है, ज़रूरत का सामान है, उसका जो प्राइसेस है वो फिक्स्ड कर दिए गए थे। सेकंड, स्टोरेज ऑफ असेंशियल, अलाउद्दीन न्यू दैट द प्राइसेस ऑफ गुड्स वर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अलाउद्दीन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, जो सामान का प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे है, कि लोगों की क्या डिमांड है और कितना आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए ताकि जो सामान है उसको स्टोर किया जाए और जब ज़रूरत हो लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेसेसिटीज़, द सुल्तान हैड मेड अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेसेसिटीज़। अब जो भी ज़रूरत का सामान था उसको दूर जो इलाके थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को बहुत अच्छा कर दिया, जो रोड्स हैं, जो जिस तरीके से वो सामान जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो सारी अरेंजमेंट जो थी वो प्रॉपरली की गई। फोर्थ पॉइंट है राशनिंग सिस्टम, अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट इंडियन मोनार्क टू इंट्रोड्यूस द राशनिंग सिस्टम। तो अलाउद्दीन जो है इंडिया का पहला ऐसा भारतीय किंग बना जिन्होंने ये राशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जैसे इमरजेंसी के टाइम में लोगों को ग्रेन्स, क्लोथ और जो भी ज़रूरत का सामान है वो दिया जाता है। पॉइंट है चेंज ऑफ प्राइसेस, इवन द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट कुड नॉट चेंज द सेल परचेज प्राइसेस ऑफ गुड्स विदाउट द परमिशन ऑफ द सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो भी प्राइसेस फिक्स किए गए थे वो खुद सुल्तान ने अपनी जो मेंबर कमेटी थी उसके साथ बैठकर किए थे, और जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे वो भी उन प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते थे बिना सुल्तान की परमिशन के। सिक्स पॉइंट है सेपरेट मार्केट फॉर गुड्स, फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स सेपरेट मार्केट्स और बाजार्स वर सेटअप। हर तरीके के सामान को बेचने के लिए अलग अलग मार्केट्स बनाई गई, जैसे कि क्लोथ मार्केट, फूड ग्रेन मार्केट, स्लेव मार्केट यानी कि गुलाम मार्केट। तो ऐसी अलग अलग मार्केट्स उस टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी। सेवन्थ पॉइंट, कंट्रोल ऑफ द मार्केट्स, अलाउद्दीन सेटअप द डिपार्टमेंट दीवान ए रियासत। अब यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा था। वो मेंबर्स जो थे प्रॉपर चेक किया करते थे कि मार्केट्स में फंक्शनिंग जो हो रही है प्रॉपर हो रही है नहीं। अब यहाँ पर जो ये दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट है इसका मेन फंक्शन क्या था, रेट लिस्ट ऑफ गुड्स, कि जो भी गुड्स वहाँ पे बेचे जा रहे हैं उसकी प्रॉपर एक लिस्ट होनी चाहिए रेट की। सेकंड, टू सुपरवाइज द मार्केट एंड बाज़ार, की बाज़ार के अंदर जो भी मार्केट्स और प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो ठीक हैं या गलत है और क्या प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं। टू इंस्पेक्ट गवर्नमेंट गोडाउन्स, जो भी सरकारी गोडाउन्स थे जहाँ पे सामान स्टोर किया जा रहा है उसकी इंस्पेक्शन करना। टू कंट्रोल ओवर ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी सामान बेच रहे हैं उनका पूरा कंप्लीट डिटेल और लिस्ट तैयार करना। ऐसे ये सारे काम जो थे दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट के पास थे। नेक्स्ट हेडिंग है रिजल्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने एम्पायर में ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, चेंजेस लेके आए थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में,
उसका क्या नतीजा निकला था। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो खजाना था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मार्केट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली बन गया था। जो गुड्स के प्राइसेस थे वो फिक्स्ड हो चुके थे, तो यानी कि कंडीशन जो थी एम्पायर की वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। सेकेंड, ट्रेडर्स डिड नॉट लाइक दिस सिस्टम, दे लिव्ड अंडर द कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ स्पाइज एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो व्यापारी थे उनको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर वक्त जो थे उन पे नज़र रखी जाती थी, उनसे डिटेल्स मांगी जाती थी और खुफिया एजेंट भी उन पर पूरा नज़र रखते थे। तो इसीलिए व्यापारियों को ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा था। Third, the prices at places far away from Delhi were very high since the Sultan had not extended the reforms all over the empire. अब जो prices थे जो दिल्ली से काफ़ी दूर एरियाज़ में थे वो काफ़ी हाई थे, क्योंकि सुल्तान ने जो चेंजेस किए थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पूरे एम्पायर में नहीं किए थे, बल्कि दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास की जगहों पे किए थे। तो इसीलिए बाकी जगहों पर जो दूर से दिल्ली से वहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई थे। फोर्थ पॉइंट, फार्मर्स वर बैडली हिट बाय द रिफॉर्म सिंस दे हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस। अब यहाँ पर फार्मर्स की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी इन रिफॉर्म्स के आने से, क्योंकि उनको अब जो भी अपना प्रोड्यूस था, जो भी उन्होंने उगाया था अपने खेतों में, अब उनको उसके लिए एक प्रॉपर दाम ही मिलेगा, उससे महंगा वो उसको नहीं बेच सकते हैं मार्केट में। तो इसीलिए फार्मर्स की कंडीशन जो थी उसके बाद काफ़ी बुरी हो गई थी। लास्ट हेडिंग है सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स यानी चेंजेस लेके आए थे, वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास के कुछ एरियाज़ में। पहला पॉइंट ये है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान इन द रिफॉर्म्स। ये जितने भी रिफॉर्म्स थे सुल्तान ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए करवाए थे, अपने मेंबर कमेटीज़ के साथ बैठकर। उसके अंदर जो था उनका मेन टारगेट ये था कि कैसे उनके एम्पायर की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। वो तभी पॉसिबल है अगर मार्केट सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, हार्ड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स ऑफ मार्केट लॉज। अगर किसी ने भी मार्केट लॉज ट्रेडर्स ने फॉलो नहीं किए तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी उनको। थर्ड, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर। प्रॉपर डिटेल में प्राइस लिस्ट जो ट्रेडर्स वर्क कर रहे हैं और जो वेट्स एंड मेजर्स वो यूज़ कर रहे हैं बेचने के लिए, गोडाउन्स है, हर चीज़ का जो था इंस्पेक्शन किया जाता था। डिटेल वाइज जो है हर चीज़ की जो नॉलेज है वो किंग खुद जो है अपने पास देखते थे। फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पाइस हु केप्ट अ स्ट्रिक्ट आइज ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रेडर्स। इवन जो किंग है उन्होंने खुफिया एजेंट्स को भी लगा रखा था व्यापारियों के पीछे, ताकि वो लोग करप्ट ना हो। किंग को पूरा प्रॉपर जो है टैक्स जितना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जाके दें। तो इसीलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हर एक्टिविटी पर स्पाई एजेंट्स की नज़र थी। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इतने सक्सेसफुल हुए, क्योंकि किंग ने हर चीज़ का जो है एक रूल्स और लॉज बना रखा ताकि कोई भी फ़ायदा ना उठा सके मार्केट लॉस का। नाउ एंड में कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। एंड में आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है, 4 to 5 लाइंस। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कंक्लूजन लिखने से आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। प्लीज़ जिस पैटर्न से हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी पैटर्न से आप एग्जाम में भी उसको अटेम्प्ट करना। पॉइंट्स जो हैं आपकी हेडिंग्स वो आगे पीछे मत करना, बिकॉज वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 to 7 पेजेस में लिखना है, तो प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके ही वहाँ पर आप करना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.